Hello everyone, welcome back to another insightful video of Focus Capsule. So in this video, we will be covering the rest case laws of the subject RCD. We had completed till chapter number 6 adjudication and proceedings. Now we will continue from chapter number 7, that is relief and remedies. अब जो इसके अंदर केसेस आने वाले हैं, अब हाई वेटेज के केसेस आने वाले हैं, क्योंकि चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 9 इनसे बहुत सारे केस लॉस बनते हैं। चैप्टर नंबर 8 से केस लॉस बनते नहीं, पर उसमें दिए बहुत सारे हुए हैं, तो हम चैप्टर 8 क्राइसिस मैनेजमेंट उसके भी जितने भी केस स्टडीज दी हुई है उनको भी हम इस वीडियो में कवर करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि वीडियोस के ऊपर आप काफी प्यार दे रहे हैं, वीडियोस को लाइक भी मिल रहे हैं, बट सब्सक्राइब जो है वो नहीं कर पा रहे। तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। सर, जो जो भी ओल्ड सिलेबस सीएस प्रोफेशनल का पेपर दे रहे हैं, तो आरसीडी के अंदर जो कॉन्सेप्चुअल मैराथन है वो लगभग सबने कवर किए हुए हैं, बट जो आरसीडी का मेन जो क्रक्स है दैट इज इसमें केस लॉज और पेनल्टीज के ऊपर बड़े क्वेश्चन आते हैं। तो मैंने कोशिश किया है कि पेनल्टीज के मैराथन और केस लॉज का एक सेपरेट मैराथन हो, जिससे कि हमारा एक आउटपुट निकले कि हमको केस लॉज रिवाइज करने बड़े इजी हो। आरसीडी की बुक में सब कुछ इधर उधर अलग अलग जगह पे, मतलब सब कुछ मिक्स एंड मैच अलग तरह से दिया हुआ है। तो मैंने इसमें बुक में जो मैंने बुक बनाई है अल्टीमेट आरसीडी केस बुक, इसके अंदर मैंने ट्राई किया है कि जितने भी केसेस थे उन सबको सिंपल लैंग्वेज में कन्वर्ट करके आंसर फॉर्मेट में लिख दिया, ताकि सीधा का सीधा हम 5 नंबर का आंसर एज इट इज याद करें और एज इट इज हम आंसर उसमें लिख सकें। और इसमें मैंने ये भी ट्राई किया है कि जितने भी प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के अंदर हमारे जो आरसीडी के केसेस आ चुके हैं वो सारे मैंने इसमें मार्क कर दिए हैं कि ये पूछे जा चुके हैं। तो इससे हमको एक आइडिया हो जाएगा कि कौन कौन से केसेस अभी पूछने से रहते हैं। तो बजाय सारे केस लॉज याद करने के, हम थोड़ा वो भी याद कर सकते हैं कि जो नहीं पूछे और बड़े इंपॉर्टेंट लग रहे हैं उनका तो नाम याद करना ही करना है। तो इस तरह से हम इसको थोड़ा सा देख सकते हैं। सो लेट्स जस्ट बिगिन। चैप्टर नंबर 7 रिलीफ एंड रेमेडीज, इसके अंदर स्टार्टिंग में जो 3 केस दिए हुए थे ये चैप्टर नंबर 6 में भी थे। मैं आपको दिखाऊं तो ये चैप्टर नंबर 6 में भी थे और यही केस चैप्टर नंबर 7 में भी है। और ये केस बहुत बार रिपीट हुआ है दिसंबर 2021 में, जून 24 के नए सिलेबस के एसएससी एमडीडी के पेपर में। तो ये तीनों केस इकट्ठे आते हैं और रिपीट आते हैं। तो पीपी वारके वर्सेस एसटीओ, इसमें था नो पेनल्टी और प्रोसिक्यूशन आफ्टर कंपाउंडिंग, हेंस हेल्ड वंस एन ऑफेंस इज कंपाउंडिंग, पेनल्टी और प्रोसिक्यूशन प्रोसीडिंग्स कैन नॉट बी टेकन फॉर द सेम ऑफेंस। एक बार अगर आपकी कंपाउंडिंग हो चुकी है तो सेम मैटर की आप दोबारा से उसका प्रोसिक्यूशन नहीं कर सकते। नेक्स्ट इज एस विश्वनाथन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, held once the matter is compounded, neither the department nor the SSC can challenge the compounding order. The department cannot reopen the matter on the grounds that actual suppression was much higher। यानी कि एक बार अगर आपने कंपाउंडिंग का ऑर्डर पास कर दिया तो उसके बाद आप ये नहीं कह सकते कि मेरे को अब इसके अंदर कुछ और पता चला है, तो वो चीज जो है वो ठीक नहीं रहेगी। तो एक बार अगर आपने कंपाउंडिंग का ऑर्डर पास कर दिया तो देन यू कैन नॉट अल्टर दैट ऑर्डर। एस वी बागी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका, held, a person who has agreed to the composition of an offence is not entitled to challenge the said proceedings by filing an appeal। कि जिस पर्सन ने has agreed to the composition of an offence is not entitled to challenge the said proceeding by filing an appeal। कि जिस व्यक्ति ने अपनी कंपाउंडिंग के अंदर अपनी गलती मान ली है वो कंपाउंडिंग के ऑर्डर के खिलाफ अपील नहीं कर सकता। नेक्स्ट केस इज लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, held that the power of review can only be exercised for correction of a mistake and not to substitute a different view. The power of review must be exercised within the limits of the statute dealing with such power. A review cannot be treated like an appeal in disguise. The mere possibility of two views on the subject is not a ground for review. Once review petition is dismissed, no further petition for review can be entertained। यानी कि अगर आपने रिव्यू की पिटीशन की है तो उससे मिस्टेक तो थोड़ी बहुत रेक्टिफाई हो सकती है, लेकिन आप उसके बाद पूरा केस का ही कॉन्टेक्स्ट ही अलग प्रेजेंट करो तो दैट इज नॉट पॉसिबल। वंस अ रिव्यू पिटीशन इज डिसमिस्ड, नो फर्दर पिटीशन फॉर रिव्यू कैन बी एंटरटेन। अगर आपकी रिव्यू पिटीशन एक बार डिसमिस हो चुकी है तो उसको दोबारा से एंटरटेन नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट इज पटेल नरसी ठकेरशी वर्सेस प्रद्युमन सिंह जी एंड अर्जुन सिंह जी। The power of review is not an inherent power. It must be conferred either specially or by necessary implications. If the power of review is not present with the tribunal, it cannot exercise such power indirectly when it cannot do so
डायरेक्टली। इसका थोड़ा सा मैं देख लेता हूँ। बेसिकली इसके अंदर ये कहना चाह रहा है कि जो रिव्यू की पावर है ना, वो आपकी इनहेरेंट पावर नहीं है। ये पावर को, ठीक है, आप इसको स्पेसिफिकली यूज कर सकते हो, जरूरी नहीं है रिव्यू करना ही करना है। इस केस का मतलब ये है कि जरूरी नहीं है कि हर केस में रिव्यू करना ही करना है। और इसमें लास्ट में लिखा है, इफ द पावर ऑफ रिव्यू इज नॉट प्रेजेंट विद द ट्रिब्यूनल, इट कैन नॉट एक्सेस सच पावर इनडायरेक्टली व्हेन इट कैन नॉट डू सो डायरेक्टली। कि अगर रिव्यू की पावर ट्रिब्यूनल के पास नहीं है तो डायरेक्टली तो वो कर नहीं सकता, पर वो उसको इनडायरेक्टली भी नहीं कर सकता। तो एक बार हम इसका फिर से देख लेते हैं। हम्म रिव्यू का पावर इनहेरेंट नहीं है, ये पावर स्पेसिफिकली या नेसेसरी इंप्लीकेशन से दिया जाना चाहिए। अगर ट्रिब्यूनल के पास रिव्यू का पावर नहीं है तो वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ऐसा पावर एक्सरसाइज नहीं कर सकती। नेक्स्ट इज पुष्पा कटोच वर्सेस मनु महारानी होटल्स लिमिटेड। The company law board, now known as tribunal, has no power to review its own order. तो अगर आपके पास केस आता है कि क्या एनसीएलटी या सीएलबी को आप एनसीएलटी मान सकते हो अब, क्योंकि सीएलबी इज नाउ रिप्लेस बाय एनसीएलटी। तो अगर आपके पास क्वेश्चन आता है कि कैन एनसीएलटी रिव्यू इट्स ऑर्डर, तो द आंसर इज द ट्रिब्यूनल हैज नो पावर टू रिव्यू इट्स ओन ऑर्डर्स। नेक्स्ट इज होंडा सील पावर प्रोडक्शंस लिमिटेड वर्सेस सीआईटी। सीआईटी मतलब कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। No party appearing before the tribunal should suffer due to a mistake committed by the tribunal. The principle is unrelated to inherent powers of the tribunal. The power of rectification is given to tribunal to ensure no prejudice is caused to any party. हाँ, अगर ट्रिब्यूनल से कोई गलती होती है तो उससे जो है पार्टी को कोई भी सफरिंग नहीं होना चाहिए। Principle is unrelated to inherent power of the tribunal. The power of rectification is given to the tribunal to ensure no prejudice is caused to any party by decision based on mistake apparent from the record. When prejudice result from an order, यानी कि अगर पार्टी को ट्रिब्यूनल की गलती की वजह से कुछ ना कुछ सफर करना पड़ गया, then it is the duty of the tribunal to set it right. तो वो ट्रिब्यूनल की ड्यूटी है कि उसको ठीक करके दे। Atonement to the wronged party by the court or tribunal for its mistake is independent of the concept of inherent power of review. देखो, अगर हमारी कुछ गलती थी, हमें कुछ नया फाइंडिंग हुआ, हमने ट्रिब्यूनल को कहा कि आप इस ऑर्डर को रिव्यू करो, तो दैट इज कॉल्ड रिव्यू। अगर ट्रिब्यूनल से कुछ गलती हुई तो दैट इज नॉट कवर्ड अंडर रिव्यू। तो वो ट्रिब्यूनल कर सकता है। अगर ट्रिब्यूनल से कुछ गलती हुई तो इट कैन रिवाइज इट्स ऑर्डर, दैट इज नॉट कवर्ड अंडर रिव्यू। रिव्यू तब है अगर जो एप्लीकेंट है या जो प्लेंटिफ है वो अपना क्या कहते हैं कोई नया फैक्ट लेके आ रहा है या किसी नए फैक्ट की डिस्कवरी हो रही है, देन ही और शी इज अप्लाइंग टू रिव्यू द एप्लीकेशन, तो तब आप उसको रिव्यू कह सकते हैं। पर अगर ट्रिब्यूनल की गलती से कुछ ना कुछ गड़बड़ होती है तो ट्रिब्यूनल उसको ठीक करके देगा। इट इज द ड्यूटी ऑफ ट्राइब्यूनल। ये हेल्ड हुआ था होंडा सील पावर प्रोडक्ट्स वर्सेस सीआईटी। ये केस आ सकता है, हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर आप इसको याद जरूर कर लेना होंडा सील वाले केस को। ये कभी नहीं पूछा इंस्टीट्यूट ने, ये आ सकता है सर होंडा सील पावर प्रोडक्ट्स। नेक्स्ट इज असिस्टेंट सीआईटी वर्सेस सौराष्ट्र कच्छ स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड। Rectification of an order is based on the principle that justice is paramount. It is used to correct errors without affecting the finality of judgment. इसमें रूलिंग आई थी कि नॉन कंसिडरेशन ऑफ अ डिसीजन फ्रॉम jurisdictional कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट इज मिस्टेक apparent फ्रॉम द रिकॉर्ड। इसको थोड़ा सा हम डी कोड करके देखते हैं, हालांकि मीनिंग तो सिंपल ही है, इससे थोड़ी सी और क्लैरिटी आ जाती है। दोस्तों, क्या आपको नहीं लगता कि एआई के साथ पढ़ाई करना थोड़ा इजी और एंटरटेनिंग जॉब है? नहीं तो हम ऐसे केस लॉस कभी याद ही ना कर पाते। अगर आप केस लॉस आरसीडी की बुक में उठा के देख लो ना सर, कचरा किया हुआ है उसके अंदर, बहुत गंदी लैंग्वेज लिखी हुई है। हाँ, होल्डिंग ऑर्डर का रेक्टिफिकेशन जस्टिस को पैरामाउंट मानकर किया जाता है कि जो जस्टिस है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। ये एरर्स को करेक्ट करने के लिए होता है, बिना जजमेंट की फाइनलिटी को अफेक्ट किए। फर्दर रूलिंग, जुरिस्डिक्शनल कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को कंसीडर ना करना एक ऐसी मिस्टेक है जो रिकॉर्ड से अपेरेंट होती है। जो आपका क्या कहते हैं इसके अंदर जो आपका ये ना जुरिस्डिक्शनल कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को कंसीडर ना करना एक ऐसी मिस्टेक है जो रिकॉर्ड से अपेरेंट होती है। कि आपने सुप्रीम कोर्ट की आपको कोई मैटर चल रहा था, उसके ऊपर एक जुरिस्डिक्शनल कोर्ट यानी कि आपके इक्विवेलेंट कोर्ट या फिर आपसे एक अपर लेवल कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, आपने उसकी जजमेंट को रेफर नहीं किया और आपने अलग से जजमेंट सुना दी, तो दैट इज अ मिस्टेक अपेरेंट फ्रॉम द रिकॉर्ड। वो आपके रिकॉर्ड से पता चल जाएगा कि
इसको आपने कंसीडर नहीं किया। ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज सौराष्ट्र कच्छ स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड सुपरा। सुपरा मतलब डिसाइडेड अबव। फर्स्ट टाइम मैंने ना ये जब वर्ड सुपरा देखा था, एक केस आया था हमारे जहाँ मैं ट्रेनिंग करता हूँ, तो उसके अंदर एक पिटीशन थी, उसमें लिखा होता है एज डिसाइडेड सुपरा। मैं कहा ये बार बार सुपरा लिखा हो, व्हाट इज सुपरा। अब मैंने गूगल पे डाला सुपरा, सुपरा इज अ टोयोटा सुपरा। मैंने गूगल पे डाला सुपरा, तो सुपरा में तो ये आ गई भैया, ये लिखा मैंने सुपरा, व्हाट इज सुपरा, ये सुपरा में ये आ गया सुपरा। मैं कहा वाह यार, ये तो बड़ी अच्छी चीज है। तो फिर मैंने इसके आगे लिखा सुपरा लीगल मीनिंग। ठीक है जी। तो सुपरा इज नॉट टोयोटा सुपरा, सुपरा मीन्स अबव। ओके सर, आपको पहली बार पता लगा होगा। सुपरा मीन्स अबव। कंटेक्स्ट डिवीजन बेंच ऑफ गुजरात हाई कोर्ट डेल्ट विद रिट पिटीशन अंडर आर्टिकल 226 एंड 227 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया challenging an order by the tribunal under 254(2) of Income Tax Act. Section 252, 254(2) enables ITAT to rectify any mistake apparent from the record, similar to Section 420(2) of the Companies Act. ठीक है जी। अब इसकी कंटेंशन क्या थी, ट्रिब्यूनल कैन रेक्टिफाई अ मिस्टेक अपेरेंट फ्रॉम द रिकॉर्ड ऑन इट्स ओन और ऑन एप्लीकेशन बाय द पार्टी। अगर ट्रिब्यूनल से कोई गलती हुई है तो वो खुद से या पार्टी के एप्लीकेशन से उसको ठीक कर सकता है। एन अपील ऑर्डर कैन बी वन मेड अंडर सेक्शन 254(1) और अमेंडेड सेक्शन 254(2). Powers of rectification is to correct mistake without disturbing the finality. It's for justice and fair play. तो जो आप रेक्टिफिकेशन देखो, रिव्यू और रेक्टिफिकेशन दोनों अलग अलग चीज है। ठीक है ना। जो रेक्टिफिकेशन की पावर है, जो रेक्टिफिकेशन की पावर है वो आपके क्या कहते हैं, डिसीजन को, मिस्टेक्स ठीक कर देती है, पर फाइनल डिसीजन उसे चेंज नहीं हो जाता। इट इज फॉर जस्टिस एंड फेयर प्ले। रेक्टिफिकेशन कैन बी एक्सरसाइज्ड इवन इफ द ट्रिब्यूनल और पार्टी टू द अपील कमिटेड द मिस्टेक। A mistake apparent from the record should be self-evident and not debatable, but this can vary based on judicial opinions. Non-consideration of a jurisdictional high court's judgment always constitute a mistake apparent from the record. After correcting the mistake, necessary consequential orders must follow. Outcome: Writ court affirmed the order of recall passed by the tribunal. The Supreme Court upheld the High Court's decision. ये वाला जो आपका केस है ये आ सकता है सर, सौराष्ट्र कच्छ वाला। ये पूछा नहीं इन्होंने अब तक, आईसीएसआई ने अब तक ये केस पूछा नहीं, पर इसके आने के चांस है, अच्छा केस है। वो आपसे वही केस स्टडी बना देगा कि एक ट्रिब्यूनल था जी, ट्रिब्यूनल ने क्या किया, ऑर्डर पास कर दिया, ऑर्डर के अंदर गलती होगी, उसने सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को इग्नोर कर दिया था। तो अब आप हमको बताओ कि अब इस केस के अंदर क्या कहते हैं, वो रेक्टिफिकेशन कर सकता है कि नहीं कर सकता। यहाँ पे उलझा देगा कि रिव्यू से ये हो जाता है, ये नहीं कर सकता, अपीलेबल नहीं होता। वो सब डराने के लिए उसके अंदर केस स्टडी बना दी जा सकती है। केस स्टडी बना ही दें इसकी एक, क्या कहते हो आप, केस स्टडी बनाऊं एक केस स्टडी देखें, एआई अगर हमको केस स्टडी बना के दे, ड्राफ्ट अ कॉम्प्लिकेटेड केस स्टडी बेस्ड ऑन दिस केस, है ना सर। एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। दोस्तों आप वीडियो को 2x पे देखो। ड्राफ्ट अ कॉम्प्लिकेटेड केस स्टडी बेस्ड केस स्टडी क्वेश्चन बेस्ड ऑन, ये भाई क्या पता एग्जामिनर भी यही ना कर रहा हो जो हम कर रहे हैं। कोई बड़ी बात नहीं है सर, आज जमाना बहुत आगे है। हाँ ये रहा क्वेश्चन। हाँ ये देखो बन गया क्वेश्चन। You are a legal advisor of prominent stock exchange company facing a writ petition in Gujarat High Court under A of Constitution of India. The petition challenging an order for income tax appellate tribunal under section 254(2). This section empowers ITAT to rectify any mistake apparent from the record akin to section 422 of the Companies Act. अब इसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा है इन्होंने, ये पूछे क्वेश्चन, एज अ लीगल एडवाइजर
draft a detailed report addressing the following point, explain the significance of 242 254 to analyze the justification from tribunal, ठीक है, discuss the implication of non consideration of jurisdictional high court judgment, evaluate the balance between rectifying, मतलब इस तरह का कुछ भी क्वेश्चन बन सकता है. नेक्स्ट इज एस नागराजा वर्सेस, सॉरी दोस्तों मैंने आपका थोड़ा सा समय बर्बाद कर दिया उसके अंदर, सो जस्ट स्किप दैट पॉइंट. नेक्स्ट इज एस नागराज वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका. Justice is more important than procedural rules and technicalities. Order shouldn't be harmful. The rule of following previous decision is more flexible in administrative law compared to public law. High concept, higher courts writs jurisdiction is based on fairness. Error rectification, court can fix errors if an order was made due to mistake to avoid injustice. Scope, mistakes can be factual. ये जो केस था ना सर, ये कोई केस फैक्ट्स और वो डिफाइडेड नहीं था, ये सिर्फ आरसीडी की बुक में किस तरह से कॉन्सेप्ट समझाने के लिए केस लिखा हुआ था. Scope, mistakes can be factual or legal. The power to fix them come from the need to prevent justice. The power can be from law or the court itself, especially if the mistake was by court. In administrative law, the scope of rectification is broader. If injustice is found, the court is constitutionally and legally obligated to correct it by recalling the order. यानी कि कोर्ट जो भी हमको ऑर्डर देता है, दैट इज टू प्रोवाइड जस्टिस, नॉट टू प्ले ऑन द टेक्निकलिटीज एंड जो मान लो अगर कोई क्लैरिकल मिस्टेक है, किसी ने पिटीशन बनाई, नंबरिंग लिख रहा था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 के बाद सीधा 12 लिख दिया, तो दैट इज अ टेक्निकल मिस्टेक, उससे आपका ऑर्डर गलत नहीं हो जाएगा. या जो कोर्ट है वो ऑर्डर पास कर रहा था, ऑर्डर पास करते करते बीच में से उसे एक पॉइंट स्किप हो गया, कि इसका एक पॉइंट उसे स्किप हो गया टाइप कराना, जो उन्होंने स्टेनो बिठा रखा था उससे एक पॉइंट स्किप हो गया, ऑर्डर फाइनल होके आ गया, तो अब पिटिशनर जो क्या कहते हैं, जो उसका एक्यूज था, उसने उस ऑर्डर को चैलेंज कर दिया कि सर इसमें तो ये बात लिखी नहीं हुई जबकि कोर्ट ने कहा था. तो वहां से वो छोटी सी मिस्टेक है, उससे ऑर्डर करेक्ट होगा, वो दोबारा से ऑर्डर को सेट असाइड नहीं कर दिया जाएगा, छोटी सी मिस्टेक ठीक करेंगे और ऑर्डर दोबारा दे देंगे. सो दिस इज द कंटेंशन ऑफ दिस केस. NCLT rectification, section 420 2 of the Companies Act 2013, the tribunal may within 2 years from the order date rectify any apparent mistake, amend any order passed by it, and shall make such amendment if the mistake is brought to its notice by the parties. The term may indicates discretionary power for rectifying the mistakes. ये एक जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर, इसको आप नोट करें, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पेपर के अंदर आ सकता है, इसको आप एज इट इज याद कर ले, मैंने इसको 2 पॉइंट में लिख दिया, एज इट इज इसको याद कर सकते हैं. नेक्स्ट इज श्री अय्यनर स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स लिमिटेड. श्री अय्यनर स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स लिमिटेड वर्सेस सीआईटी, ये दिसंबर 2019 के अंदर पूछा था इन्होंने. Under the first part, the tribunal can rectify any mistake on its own within 2 years from its original orders. Under the second part, either the taxpayer or department can file an application to highlight a mistake. ठीक है, पहले पार्ट में तो वो अपने ओरिजिनल ऑर्डर को विद इन 2 years रेक्टिफाई कर सकता है. विद इन सेकेंड पार्ट, जो टैक्स पेयर है या फिर डिपार्टमेंट है, वो एप्लीकेशन फाइल कर सकता है टू हाईलाइट इट्स मिस्टेक. अगर उनको अपनी मिस्टेक दिख गई है तो दे कैन फाइल एन एप्लीकेशन ऑन देयर ओन. Apex court ruling, the appellant tribunal took time beyond 2 year period despite the application being filed within the period. Thus, if application is filed within 2 years from the original order, the appellant tribunal must decide based on merits, not on the ground of limitation. ये पॉइंट, इसका मतलब क्या है सर, देखो, ट्रिब्यूनल कैन रेक्टिफाई एनी मिस्टेक ऑन विद इन 2 years फ्रॉम ओरिजिनल ऑर्डर. देखो, ट्रिब्यूनल जो है उसने एक ऑर्डर पास किया, अब उसके 2 साल के अंदर अंदर वो उसको रेक्टिफाई कर सकता है. यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आई कि जो हमारा इसके अंदर एप्लीकेंट था, उसने एप्लीकेशन डाल दी ट्रिब्यूनल के अंदर विद इन 2 years, उसका 2 years का टाइम स्पैन खत्म नहीं हुआ था, उसने एप्लीकेशन डाल दी कि भाई ये जो है हमारा ऑर्डर में ये छोटी सी मिस्टेक है, पर जो ट्रिब्यूनल था उसको उस मिस्टेक को ठीक करने करने में 2 साल से ज्यादा का टाइम लग गया. अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि देखो, एक्ट में तो लिखा है कि विद इन 2 years उसको रेक्टिफाई करना है, पर रेक्टिफिकेशन में उसको 2 साल से ज्यादा लग गए. पर प्रॉब्लम ये है कि जो एप्लीकेशन की थी वो विद इन टाइम थी. तो अब बताओ यहाँ पे लिमिटेशन पीरियड लगेगा या नहीं लगेगा? आंसर इज नहीं लगेगा. जो केस होगा वो मेरिट्स पे डिसाइड किया जाएगा, लिमिटेशन पे डिसाइड नहीं किया जाएगा, क्योंकि एप्लीकेशन इज फाइल्ड विद इन 2 years. एप्लीकेशन ओरिजिनल ऑर्डर के 2 साल में ही क्या कहते हैं फाइल हुई थी. अब उसके बाद एनसीएलटी को अगर उसमें थोड़ा टाइम भी लग जाता है तो वहां पे वो लिमिटेशन से बाउंड नहीं होगा. ये अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर, इसको आप कर सकते हो, दोबारा भी पूछा जा सकता है, ये पूछा जा सकता है, रिपीट हो सकता है, क्योंकि यह भी बहुत पुराना दिसंबर 2019 में आया था, इसके रिपीट होने के चांसेस हैं.
अच्छा दोस्तों, इसमें मेरे को ना एक चीज लगता है, जो हमारा आईसीएसआई का पैटर्न है, ऐसा मेरे को मेरा मेरा मानना है, हो सकता है मैं गलत भी हूँ। जो हमारा जितना पुराना अटेम्प्ट का पेपर होगा ना, मान लो आरसीडी के जून 19 के, जो दिसंबर 19 के, उनके रिपीट होने के चांसेस थोड़े थोड़े बढ़ जाते हैं। जो रिसेंट वाले होंगे ना, इनका रिपीट होने का चांसेस इतना नहीं होगा। फॉर एग्जांपल जून 24 का वो तो रिपीट हो ही नहीं सकता। ठीक है, दिसंबर 23 का एक आध क्वेश्चन उसमें से आ सकता है। मतलब जैसे जैसे पुराना होता रहेगा ना अटेम्प्ट, वैसे वैसे उसके अंदर जो है हमारे पुराने अटेम्प्ट्स के क्वेश्चन रिपीट होने की पॉसिबिलिटीज बढ़ती रहेंगी। तो ये जो दिसंबर 19, जून 19, दिसंबर 20, ये जो शुरू के 3-4 पेपर है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे को ऐसा इस बार गट फीलिंग आ रही है कि उसमें से 19 और 20 और 21, ये 3 साल के अटेम्प्ट में से कुछ ना कुछ तो पक्का रिपीट होने ही वाला है। तो ये 19 वाले तो बिल्कुल नहीं छोड़ने सर, इनको तो पूरा ही याद करके जाना है। नेक्स्ट इज श्रीमती बलजीत जॉली वर्सेस सीआईटी, दिसंबर 2021 के अंदर आया था ये। मीनिंग ऑफ मिस्टेक, मिस्टेक टेकिंग और अंडरस्टैंडिंग समथिंग रॉन्गली और इनएक्यूरेटली, मेकिंग एन एरर इन इंटरप्रिटेशन, इट इज एन एरर, फॉल्ट, मिसअंडरस्टैंडिंग और मिसकंसेप्शन। मीनिंग ऑफ अपेरेंट, विजिबल, कैपेबल ऑफ बीइंग सीन, इजीली सीन, ऑब्वियसली, plan, it must be something evident on the face of it and not subject to argument or debate. Ruling, decision that involve debatable points of law or fact or need further investigation cannot be corrected through rectification. देखो, एक मिस्टेक है, ठीक है, एक एरर है। मिस्टेक का मतलब है कि आपसे छोटी मोटी कोई टेक्निकल गलती होगी, कोई कुछ रह गया, ठीक है। पर अगर आपके केस के फैक्ट्स ही गलत थे, क्या आप उसको मिस स्टेटमेंट नहीं कहोगे? आप उसको ये नहीं कहोगे कि ये तो जो हमारा केस था, केस ही गलत फाइल हो गया, है ना सर? तो समथिंग रॉन्गली, इनएक्यूरेटली, मेकिंग एन एरर इन इंटरप्रिटेशन, इट इज एन एरर, फॉल्ट, मिसअंडरस्टैंडिंग और मिसकंसेप्शन। मिस्टेक में हमारा ये सब कवर होता है। और ये जो है ना हमारा, क्या कहते हैं, अगर कोई आर्ग्यूमेंटेड डिबेटेबल इशू है, मान लो कोई लॉ के ऊपर आपने कोई दोबारा से क्वेश्चन खड़ा कर दिया कि सर ये इसका तो ये नहीं बनता था, इसकी तो इतनी पेनल्टीज बनती है, तो दैट इज नॉट अ मिस्टेक। ठीक है, दैट इज अ डिबेटेबल इशू। तो जो डिबेटेबल इश्यूज है, उसको आप रेक्टिफाई नहीं कर सकते, उसकी रेक्टिफिकेशन पॉसिबल नहीं है। तो दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट केस इज सीआईटी वर्सेस मारुति इंश्योरेंस डिस्ट्रीब्यूशन सर्विसेज लिमिटेड, दिसंबर 2021 के अंदर ये पूछा गया था। इसमें भी यही बताया हुआ है। मीनिंग ऑफ मिस्टेक, टू अंडरस्टैंड रॉन्गली और इनएक्यूरेटली, एन एरर, फॉल्ट, मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसकंसेप्शन। मीनिंग ऑफ अपैरेंट, समथिंग विजिबल, ऑब्वियस, प्लान, obvious, plain, a mistake that can be rectified and is patient and obvious and not debatable। ये छोटी मोटी कोई गलती होगी, ठीक है, या किसी ने कुछ फैक्ट, छोटे मोटे फैक्ट्स नहीं, मतलब किसी ने कुछ टेक्निकल गलती कर दी, कुछ छोटा मोटा एरर हो गया, ठीक है, साइन करना, उसके जहां पे साइन करने थे, साइन उसने एक अपेलेंट नंबर 1 ने करना था, उसकी जगह अपेलेंट नंबर 2 ने कर दिया, और अपेलेंट नंबर 2 की जगह अपेलेंट नंबर 1 ने कर दिया, तो दिस इज अ मिस्टेक। दिस कैन नॉट बी सेड टू बी अ फॉल्ट और वेरी बिग इशू ऑफ डिबेट। तो ये इसके अंदर इन्होंने कहा था, रूलिंग, द पावर टू रेक्टिफाई मिस्टेक डज नॉट इंक्लूड रिवाइजिंग और रिव्यूइंग द ऑर्डर। Rectification under 254(2) of the Income Tax Act and Section 420 of the Companies Act does not mean completely replacing the order. Rectification का मतलब ये नहीं होगा कि आप पूरा ऑर्डर ही बदल दो। ठीक है, error must be self evident to be rectified. Complicated errors that require investigation or argument cannot be rectified. तो क्रक्स ये है कि जो मैटर डिबेटेबल है, कॉम्प्लिकेटेड एरर है, उसको आप रेक्टिफिकेशन से ठीक नहीं कर सकते। छोटा मोटा एरर है, वेरी स्मॉल एरर की छोटी सी गलती होगी, तो वो आप रेक्टिफिकेशन से ठीक करा जा सकता है। नेक्स्ट इज ट्रिब्यूनल्स पावर, द ट्रिब्यूनल कैन रिकॉल इट्स ऑर्डर if a manifest error resulting in prejudice is found unrelated to the concept of inherent power of review. Philosophy, the universal acceptance of human fallibility, invoking the maximum actus curae nemem gravebit, means the act of court shall prejudice to no one, कि कोर्ट के गलती से किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए, इसका क्रक्स ये है। एप्लीकेशन दिस प्रिंसिपल अप्लाई टू अदर ट्रिब्यूनल्स एज वेल, कि कोर्ट या ट्रिब्यूनल की गलती से अगर किसी का नुकसान होता है, तो कोर्ट ही जिम्मेवार है उसको ठीक करके देने के लिए, either by the application of applicant or on its own motion. The court is very much court is very much in the position to correct its order if it is apparent from the mistake. But if the order is on a debatable issue or it's a very complicated matter or the facts of the case are changing, so that requires a proper revised judgment that is not covered under review or rectification. तो ये इस केस से हमको क्लियर होता है। ये वाला सीआईटी वर्सेस मारुति ये भी आ सकता है। तो मतलब जो पहले पहले पूछे गए हैं वो तो करके ही जाने, पर ये जो येलो मार्क कर रहे हैं ना सर, जिनको हम हाईलाइट कर रहे हैं, ये तो याद करके ही जाने हैं सर।
इस बुक से आपको केस याद करना इजी है, क्योंकि हमारी आरसीडी की बुक के अंदर ना जो केसेस हैं वो कहीं कहीं पे दिए हुए हैं, और पूरा 500-600 पेज का मॉड्यूल है। तो लास्ट पेपर से एक दिन पहले 500-600 पेज का मॉड्यूल देखना ही सुसाइडल। तो ये 53 पेजेस हैं, ये दे आर वेरी मच इजी टू गो, और इसके अंदर मैंने सारे केसेस मॉड्यूल से ही उठाए हैं। एंड नेक्स्ट इज, ये हमारा चैप्टर नंबर खत्म होता है, चैप्टर नंबर 7। नाउ नेक्स्ट इज चैप्टर नंबर 8, क्राइसिस मैनेजमेंट एंड रिस्क एंड लायबिलिटी मिटिगेशन। ये जो चैप्टर नंबर 8 है ना सर, इसके अंदर से कॉन्सेप्चुअल चीजें बड़ी कम पूछता है, सीधा केस स्टडी उठा के बना के पूछता है। तो हम इसके अंदर केस स्टडीज इसकी पढ़ेंगे। पहला केस है, ये इसमें से कुछ भी नहीं पूछा आज तक। देखो चैप्टर 8 पूरा करारा पड़ा है, इसमें से कुछ नहीं पूछा। तो यहाँ से एक इंडिकेशन हमको मिलती है कि इस बार चैप्टर 8 की वेटेज बढ़ सकती है सर। इसमें कुछ नहीं आया। देखो कितने अटेम्प्ट हो गए सर, 10 अटेम्प्ट हो चुके हैं पेपर के, चैप्टर नंबर 8 में से केस स्टडीज नहीं बनी, खाली पड़ा है। तो एग्जामिनर भी ये एनालिसिस करता होगा सर, जो हम कर रहे हैं बैठ के। तो इसमें से कुछ नहीं पूछा इन्होंने अब तक, तो इसके बनने के चांस बिल्कुल है। ये चैप्टर तो छोड़ के ही मत जाना सर, क्राइसिस मैनेजमेंट वाला। तो इसमें पहला केस है NATL स्मॉल इंडस कॉर्पोरेशन लिमिटेड वर्सेस हरमीत सिंह पेंटल एंड अदर्स, के हुजा एंड वीके वोरा। Indian Supreme Court ruling: a managing director is usually in charge and can be prosecuted for the company's wrongdoings. Only those defined and officer in default under Section 260 of the Companies Act are included. Saying a director was in charge of the company is enough to make a claim against the an officer in default. Fraud cases: it's hard to tell if a director could have prevented fraud through due diligence. Non-executive directors need to question company's information and decision even when they are limited role. Director must ask questions and carefully and review the company's background information. ये जो है ना सर, देखो ये तो हमको याद करना है। इसका मैंने नीचे ब्रेकडाउन भी दिया हुआ है, क्योंकि मेरे को लग रहा था कि आ सकता है। तो मैंने इसके एक नीचे छोटी सी समरी भी बना रखी है अभी NATL वाले केस की। NATL वाले की, अच्छा इसकी नहीं बनी, केयर मार्क वाले की बनी है। चलो इसकी हम बना लेते हैं समरी। इसकी नहीं बनी तो इसकी हम समरी बना लेते हैं, उसमें भी 2 मिनट ही लगते हैं। वैसे तो मैंने इजी लैंग्वेज में ही लिखा हुआ है, रीडिंग से ही बहुत क्लियर है, पर क्योंकि दिमाग में बैठ जाए ना चीज, इसीलिए तो ये कर लेते हैं हम। देखो मैनेजिंग डायरेक्टर यूजुअली इंचार्ज होता है कंपनी के रॉन्ग डूइंग्स के लिए, और प्रोसिक्यूट किया जा सकता है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। एप्लीकेबल ऑफिसर: सिर्फ वो ऑफिसर जो सेक्शन 260 ऑफ कंपनीज एक्ट में ऑफिसर इन डिफॉल्ट डिफाइन किए गए हैं, वही इंक्लूड होते हैं। कंप्लेंट रिक्वायरमेंट: कहने का डायरेक्टर कंपनी के बिजनेस का इंचार्ज था, इनफ है क्लेम बनाने के लिए अगेंस्ट द ऑफिसर इन डिफॉल्ट। सिर्फ यही कह देना कि जो मैनेजिंग डायरेक्टर है दैट वाज इंचार्ज ऑफ द बिजनेस, इतना ही काफी है ये क्लेम करने के लिए कि ही वाज ऑफिसर इन डिफॉल्ट। फ्रॉड केसेस: ये कहना मुश्किल है कि डायरेक्टर फ्रॉड को ड्यू डिलिजेंस से प्रिवेंट कर सकता था। नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को कंपनी की इंफॉर्मेशन और डिसीजन को क्वेश्चन करना चाहिए, इवन विद देयर लिमिटेड रोल। जो आपके नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, ठीक है, उनको प्रिवेंट, वो चाहते तो प्रिवेंट कर सकते थे अगर उसमें कुछ हुआ था, लेकिन उनको जो है क्वेश्चन करना चाहिए MD को, और उसको डिसीजन को करते हुए। डायरेक्टर का रोल: आगे का डाटा, अच्छा ठीक है, ओके ओके। आगे का डाटा मिसिंग है, ये इसने यहाँ पे हमको लिख के दे दिया, हमने यहीं तक कॉपी किया था। यार कमाल है, कमाल है भाई, कमाल है। लो, आगे का डाटा मिसिंग है, ये इज वेरी वेरी स्वीट यार। हाँ, ये हाँ ये समरी कंप्लीट होती है, ठीक है। डायरेक्टर्स को क्वेश्चन पूछने चाहिए और कंपनी बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन को केयरफुली रिव्यू करना चाहिए। इस केस का क्रक्स ये है कि जो आपका मैनेजिंग डायरेक्टर है, क्योंकि वो ऑफिसर इन चार्ज है, इतना ही काफी है उसके खिलाफ क्लेम ठोकने के लिए। लेकिन जो कंपनी के नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स भी हैं, उनको भी अपना रोल सही से निभाना चाहिए। अगर उनको पता है कि MD कुछ गलती कर रहा है, तो भैया तुम उसको क्वेश्चन पूछ के ठीक करवा दो। दिस इज द क्रक्स ऑफ दिस केस। इस केस के आने के चांसेस इतने नहीं है, आगे वालों के बड़े चांसेस है। Next is Tata Consultancy Service Limited versus Cyrus Investment Private Limited. Cyrus Mistry was removed as chairman of Tata Group in 2016, leading to a dispute with claims of improper removal. Mistry criticized Tata Motor emotional decision making and highlighted risk of lawsuits, especially from investors due to the company's US listing. Tata's directors and officers liability insurance D&O policy worth $50 million could cover the defense cost for lawsuits from shareholders or regulatory suits by ousted board members. Key developments: in 2019, the NCLAT ruled Mistry's removal was improper and oppressive to minority shareholders. Tata Sons challenged the verdict, arguing
it undermined the corporate democracy. In January 2020, the Supreme Court stated the NCLAT's order. 2019 के अंदर, देखो शुरू से बताता हूँ मैं आपको, साइरस मिस्त्री जो था वो टाटा ग्रुप के उसके अंदर चेयरमैन था, उसको निकाल दिया गया था, उनकी आपस में कुछ पंगा चल रहा था, ठीक है। और जो उसको निकाला था ना साइरस मिस्त्री को, उसने डायरेक्टर एंड ऑफिसर्स का लाइबिलिटी इंश्योरेंस कराया हुआ था $50 मिलियन का, जिससे उसके सारे लॉसूट्स की वो कवर होती, ठीक है। अब इसके अंदर क्या हुआ कि एनसीएलटी ने मिस्त्री के रिमूवल को इम्प्रॉपर बता दिया और ऑपरेसिव बता दिया माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के लिहाज से। तो टाटा सन्स ने उसका चैलेंज को वो कर दिया, तो क्या कहते हैं, उसके चैलेंज को अपील कर दिया दोबारा से सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट ने एनसीएलटी के ऑर्डर को साइडलाइन कर दिया। अब इसके अंदर इनका जो टेक अवे है कि डी एंड ओ इंश्योरेंस कैन प्रोटेक्ट कंपनीज एंड डायरेक्टर फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर लिंक टू लॉ सूट्स अराइजिंग फ्रॉम गवर्नेंस डिस्प्यूट्स। यहाँ पे इसमें क्या है सर, ये जो केस, ये पेज 275 इंपॉर्टेंट मैंने लिखा हुआ है, इसको बुक में से भी हमको पढ़ के जाना पड़ेगा। मैं बुक में से भी खोलता हूँ, इसमें कुछ तो था, मैंने क्यों लिखा था यहाँ पे आरसीडी। हाँ, इस वाले चैप्टर के कॉन्टेक्स्ट में अगर डायरेक्टर एंड लाइबिलिटी इंश्योरेंस का आपके पास कुछ क्वेश्चन पूछता है वो उसके अंदर इस टाटा और साइरस मिस्त्री का बना के, तो ये चैप्टर 8 में से केस स्टडी आएगी। तो इसके अंदर हमको ये आंसर देना है कि जो मिस्त्री था उसने $50 मिलियन का डायरेक्टर एंड ऑफिस इंश्योरेंस करा रखा था, जिससे कि उसके सारे लॉसूट्स का खर्चा उसमें कवर हो गया। तो इसमें हमको ये बताना है, ये इसमें हमको ट्विस्ट कर सकता है आईसीएसआई, ये मेरे को इस साल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है। हाँ, ये सर हमको पढ़ के जाना है, ये मेरे को ऐसा लगता है कि क्वेश्चन पूछ सकता है। देखो पूछा ही नहीं आईसीएसआई ने, ठीक है ना। अब केस स्टडी हमको ये बना के दे देगा, देखो केस स्टडी बना के दे देगा एज इट इज, और ये नीचे क्वेश्चन दिए हुए हैं सर, 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं और 5 ही नंबर का क्वेश्चन बनता है। 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं और 5 ही नंबर का क्वेश्चन बनता है। ऐसी मेरी गट फीलिंग है कि इस बार ये क्वेश्चन आएगा सर। हम पढ़ भी लेते हैं क्योंकि हमने खोला ही हुआ है। Whether the formation of opinion of the tribunal that company's affairs has been or are being conducted in a manner prejudicial and oppressive to some members, it was held by the court. NCLT should have raised the most fundamental question whether it would be equitable to wind up the company and thereby starve to death of those charitable trusts, especially on the basis of uncharitable allegations of oppressive and prejudicial conduct. Therefore, the findings of NCLT that facts otherwise justify the winding up company under the just and equitable clause is completely flawed. तो इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि एनसीएलटी को बड़ा ध्यान रखना चाहिए, क्या अगर वो इनके मिस्त्री के फेवर में जजमेंट दे रहा है तो क्या इसका मतलब ये कि आप टाटा सन्स को वाइंड अप करने का ऑर्डर दे रहे हो। अगर टाटा सन्स को आपने वाइंड अप करने का ऑर्डर दे दिया सर, वो जितने उसके चैरिटेबल ट्रस्ट चल रहे हैं, आप मानते हो कि क्या सबके सब वाइंड अप हो जाएंगे। तो एक छोटे से साइरस मिस्त्री के लिए पूरे टाटा ग्रुप को धज्जियां उड़ा देना, इज इट मतलब गुड मूव, इज इट अ गुड डिसीजन। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने उसको झाड़ लगाई थी एनसीएलटी को। तो इसको हम थोड़ा सा हिंदी में भी पढ़ लेते हैं। द कोर्ट एंड, अबे इंग्लिश में देना, इंग्लिश इंग्लिश इंग्लिश, यस, ये इंग्लिश वाला अच्छा लगा यार मेरे को आई में। क्या एपेलेट ट्रिब्यूनल का ओपिनियन सही था कि वो कंपनी के अफेयर्स कुछ मेंबर्स के लिए प्रेजुडिशियल और ऑपरेसिव तरीके से कंडक्ट हो रहे हैं या हो चुके हैं, ठीक है। कोर्ट ने ये डिसाइड किया कि एनसीएलटी को सबसे फंडामेंटल सवाल उठाना चाहिए था कि क्या कंपनी को वाइंड अप करना इक्विटेबल होगा, और इससे उस चैरिटेबल ट्रस्ट को स्टार्व टू डेथ कर देना, स्पेशली जब एलिगेशंस ऑपरेसिव और प्रेजुडिशियल कंडक्ट के बेसिस पे हैं। इसलिए एनसीएलटी के का फाइंडिंग्स, एनसीएलटी का फाइंडिंग्स के फैक्ट्स जस्टिफाई करते हैं कंपनी को वाइंडिंग अप करने को अंडर जस्ट एंड इक्विटेबल क्लॉज बिल्कुल फ्लॉड है। यानी कि एनसीएलटी की जो जजमेंट है ना मिस्त्री के फेवर में, दैट इज फ्लॉड। वो एक्चुअली में ये कहना चाह रहे हैं कि अगर उन्होंने ऑपरेशन किया तो लेट्स वाइंड अप द कंपनी, तो दैट इज नॉट इन द फेवर ऑफ द नेशन, क्योंकि इतने सारे चैरिटेबल ट्रस्ट वगैरह चल रहे हैं, तो दैट इज, है ना, आप उसको सबको वाइंड अप करने का ऑर्डर दे रहे हो। Question number 2. Whether the relief granted and directions issued by NCLT, including reinstatement of CPM मतलब Cyrus Poonawalla Mistry into the board of Tata Sons and other Tata companies, are in consonance with the pleadings made, the relief sought, and the powers available under section 2, subsection 2 of section 242। कि जो NCLT डायरेक्शंस दे रहा है, क्या उस डायरेक्शंस के लिए उस अपेलेंट ने मांगा भी है उनसे, ठीक है, उन्होंने प्लीडिंग के अंदर लिखा भी है कि बस ऐसे ही डायरेक्शन दिए जा रहा है, क्या वो रिलीफ मांगा भी है उसने। द एनसीएलटी शुड ऑलवेज कीप इन माइंड पर्पस फॉर विच रेमेडीज आर मेड अवेलेबल अंडर दिस प्रोविजन द बिफोर ग्रांटिंग रिलीफ, इट इज ऑन द टचस्टोन
of the objective behind this provision that correctness of four reliefs granted by the tribunal should be tested. If so done, it will be clear that NCLAT could not have granted relief. Reinstatement of CPM, restriction on right to invoke Article 75, restating the RNT, RNT कौन है, and the nominee directors from taking decision in advance, setting aside the conversion of Tata into private company. इसको एक बार इंग्लिश में देख लेते हैं दोस्तों। मैं आपको इसमें इंग्लिश में इसीलिए दिखा रहा हूँ ताकि हमारे दिमाग में बैठ जाए, ये हमारे दिमाग में ऐसे ही बैठेगा। अगर हम इसको पढ़ेंगे ना तोते की तरह, मशीन की तरह पढ़ेंगे जैसे सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, ये याद नहीं रहने वाला। इसको थोड़ा सा ट्विस्ट करके थोड़ा मजे के साथ पढ़ेंगे तो ये हमारे दिमाग में बैठ जाएगा। ये अच्छी ट्रिक है सर, ये क्वेश्चन बनने की मेरे को इस बार इतनी गट फीलिंग है ना कि ये बनेगा ही बनेगा सर। कि एनसीएलटी के द्वारा दिए गए रिलीफ और इशू डायरेक्शन इंक्लूडिंग सीपीएम को टाटा सन और दूसरे टाटा कंपनी के बोर्ड में रजिस्ट्रेट करना प्लीडिंग रिलीज और के पावर्स कंसोनेंस में है। ट्रिब्यूनल को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि ये प्रोविजंस के तहत रेमेडीज का पर्पस क्या है। बिफोर ग्रांटिंग रिलीफ या डायरेक्शन इशू करते वक्त इन प्रोविजंस के पीछे का ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखते हुए ट्रिब्यूनल के द्वारा दिए गए चार रिलीफ्स की करेक्टनेस को टेस्ट करना चाहिए। अगर ऐसा किया जाए तो ये क्लियर होगा कि एनसीएलटी नहीं दे सकता था सीपीएम को रिइंस्टेट करने का रिलीफ, आर्टिकल 75 को इन्वोक करने के राइट पर रेस्ट्रिक्शन, आरएनटी और नॉमिनी डायरेक्टर्स को एडवांस में डिसीजन लेने से रोकना, टाटा सन्स को प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट करने का डिसीजन सेट असाइड करना। जो एनसीएलटी था ना, अगर आप ये टाटा सन वाली आपने पूरी केस स्टडी पढ़ी है तो इस केस में क्या होता कि जो एनसीएलटी था ना उसने उसको टाटा सन्स को वो करने का ऑर्डर दे दिया था। ऑर्डर उसने प्राइवेट टाटा सन्स जो था वो पब्लिक से प्राइवेट में कन्वर्ट होना चाह रहा था। एनसीएलटी ने उस ऑर्डर को सेट असाइड कर दिया था कि जो टाटा सन्स है वो पब्लिक से प्राइवेट में कन्वर्ट नहीं हो सकता, और उसने ऑर्डर दिया था कि जो साइरस पूना वाला मिस्त्री है उसको आपको दोबारा से रीइंस्टेट करना पड़ेगा। और जब सुप्रीम कोर्ट ने उसकी जजमेंट को क्या कहते हैं उसकी, जब टाटा सन ने उसके खिलाफ अपील की तो सुप्रीम कोर्ट ने ये पाया कि एनसीएलटी के पास जो पिटीशन पूना वाला मिस्त्री ने दी थी ना उसके अंदर उसने ये मांगा ही नहीं था कि मेरे को रीइंस्टेट करो। उसने सिर्फ ये कहा था कि मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ वो हो गया, ऐसे नहीं वैसे नहीं। उसने वो रिलीफ मांगा ही नहीं था कि मेरे को रीइंस्टेट करो, और फिर एनसीएलटी ने रीइंस्टेट कर दिया। तो जो रिलीफ मांगा ही नहीं गया भाई साहब आपने वो दे दिया उसको, तो इज इट जस्टिफाइड? दैट्स नॉट जस्टिफाइड। तो यही इसके आंसर, इसका यही मतलब है। तो ये मेरे को सर यहाँ से 5 नंबर का एज इट इज बनता दिख रहा है। इसका तो मैं कहूंगा रट्टा मार लो, पेज नंबर 275 का रट्टा मार लो, रट्टा। Whether the NCLT could have in law muted the power of company under Article 75 AOA to demand any member of transfer his share by inducting the company from exercising their right under the article, even while refusing to set aside the article. The order of NCLT, इसको भी पढ़ते हैं यार, फिर आते हैं इधर। वहां पढ़ने में ज्यादा मजा आता है सर, यहाँ पढ़ने में ज्यादा मजा आता है भैया। ताजदारे हरम हो निगाहे करम। दोस्तों वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है, इतना एग्जॉस्टिव कंटेंट सर, इतनी एग्जॉस्टिव स्टडी हम कर रहे हैं, प्लीज सर वीडियो को लाइक करना तो बनता है, चैनल को सब्सक्राइब करना भी बनता है, कर दो यार प्लीज। ये रहा, ठीक है सर, ये रहा ये पेज नंबर 275। तो गट फीलिंग आ रही है सर मेरे को। हम्म,
यस सर, लेट्स कंटिन्यू। क्या एनसीएलटी के कानूनी तौर पर कंपनी के आर्टिकल 75 के पावर को म्यूट कर सकती थी, जो किसी मेंबर को अपने शेयर ट्रांसफर करने का डिमांड करती है, बाय कंपनी को आर्टिकल के राइट्स एक्सरसाइज करने से रोकना जब आर्टिकल को सेट असाइड करने से रिफ्यूज कर दिया था। एनसीएलटी का ऑर्डर जो आर्टिकल 75 के पावर को टिंकर करता है बिल्कुल अनसस्टेनेबल है। ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि अगर एनसीएलटी के द्वारा दिया गया रिलीफ खुद ही कानून के खिलाफ है, तो एसपी ग्रुप की अपील में ज़्यादा मांग सिर्फ इलीगैलिटी को बढ़ाने का रिक्वेस्ट है। जो एनसीएलटी था, अगर आर्टिकल के अंदर कुछ प्रोविजन है आपकी कंपनी के और वो सारे शेयर होल्डर्स ने उसको अप्रूव किया हुआ है, तो एनसीएलटी का कोई हक नहीं बनता कि वो आपके आर्टिकल्स के खिलाफ एक डिसीजन दे दे। और अगर वो उसको बढ़ावा दे रहा है तो मतलब उसकी इलीगैलिटी को बढ़ा रहा है। नेक्स्ट इज whether the characterization by tribunal or affirmative voting rights available under article 121 to the directors nominated by the trust in terms of article 104b as oppressive and prejudicial is justified, especially after the challenges to this article have been given up expressively, whether the tribunal could have granted a direction to RNT and the nominee director virtually nullifying the effect of these articles। दोस्तों आरसीडी की बुक में ना इन्होंने लैंग्वेज इतनी चूरा करके दी हुई है ना, ये मतलब इसको अच्छे से ड्राफ्ट कर सकते थे सर। आई रियली फील कि आरसीडी का इन्होंने सब्जेक्ट बहुत प्यारा बनाया, बट इनकी ड्राफ्टिंग में इतनी मिस्टेक्स है ना, मतलब कंटेंशन ही क्लियर नहीं होता कहना क्या चाह रहा है। अभी ये मेरे को आरसीडी की केस बुक बनाने के अंदर मेरे को 10 दिन लग गए इसको बुक को सेट करने में। पर चलो आई थिंक वो मेरे को लगता है कि वो एफर्ट वर्थ इट है। दोस्तों आप भी ये बुक मेरे से ले सकते हैं, और ये बुक बड़ी काम की है सर। आरसीडी की बुक में केस लॉज अगर पढ़ने बैठे तो बंदे का आधा ही दिमाग ऐसे ही खराब हो जाए। हाँ जी, हम क्या कर रहे थे? हाँ जी, ठीक है सर। द क्वेश्चन पोज्ड इज वेदर ट्रिब्यूनल कैरेक्टराइजेशन, अरे ये क्या है, इंग्लिश में देना यार, इसको भी लिख लिख के बताना पड़ता है, इंग्लिश में दो हमको ये। तो चैप्टर 8 के ऊपर हम इसीलिए टाइम लगा रहे हैं, चैप्टर 8 के अंदर से कोई भी क्वेश्चन नहीं आया है। चैप्टर 8 को बहुत ध्यान से करके जाना। चैप्टर 8 की वेटेज इस बार मेरे को लग रहा है कि 10 15 20 नंबर का भी चैप्टर 8 में से खेलेगा इसी से। इस बार हो सकता है पहला ही क्वेश्चन चैप्टर 8 से आ जाए, और यही आ जाए जो हम कर रहे हैं। देखो 5 क्वेश्चन है एक लाइन में, एक एक नंबर के 5 क्वेश्चन, सीधी केस स्टडी, सीधा आंसर सीधा क्वेश्चन, ये डी एंड ओ पॉलिसी वाला, ये रियल के ये सर सीधा सीधा बनता है, सीधा सीधा बनता है सर। हाँ जी सर, हम कहाँ थे? यहाँ थे हम, इंग्लिश में। क्या ट्रिब्यूनल का कैरेक्टराइजेशन से सही था आर्टिकल 121 के अंडर अफर्मेटिव वोटिंग राइट्स जो ट्रस्ट के द्वारा नॉमिनेट किए गए थे डायरेक्टर्स को आर्टिकल 10(4)(b) के टर्म्स के तहत मिलते हैं, ऑपरेसिव एंड प्रेजुडिशियल हैं, स्पेशली जब इन आर्टिकल्स को चैलेंज करना एक्सप्रेसिवली गिव अप कर दिया गया है। और क्या ट्रिब्यूनल आरएनटी और नॉमिनी डायरेक्टर्स को ऐसे डायरेक्शंस दे सकता है जो आर्टिकल्स का इफेक्ट वर्चुअली नलीफाई कर दे? बोर्ड में प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन का क्लेम ना तो स्टैट्यूटरी सस्टेनेबल है, ना ही कॉन्ट्रेक्चुअली जस्टिफाइड है। सेक्शन 163 ऑफ कंपनीज एक्ट, जो कंपनीज एक्ट 1956 के सेक्शन 246 के कॉरेस्पॉन्डिंग है, सिर्फ एक एनेबलिंग प्रोविजन है। ये कंपनी पर डिपेंड करता है कि वो अपने आर्टिकल्स में ऐसा प्रोविजन डालें या नहीं। ऐसा करने के लिए कोई स्टैट्यूटरी कंपल्शन नहीं है। ठीक है सर। देखो समझ नहीं आ रहा यार इसमें लिखा क्या हुआ है। हम्म, थोड़ा इसको डिटेल में पढ़ते हैं सर। प्रोविजन, अच्छा ये तो छोड़ रहे हैं। 242, सेक्शन 242 के अंडर ट्रिब्यूनल को पावर दी गई है कि वो नेसेसरी ऑर्डर पास कर सकती है टू ब्रिंग एंड टू ऑपरेसिव प्रैक्टिसेस या मिसमैनेजमेंट। ठीक है, ट्रिब्यूनल को पावर देता है कि रिलीफ प्रोवाइड करने का फॉर प्रिवेंटिंग ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट। 242 के अंदर ट्रिब्यूनल कुछ भी ऑर्डर पास कर सकती है ऑपरेसिव प्रैक्टिस एंड मिसमैनेजमेंट को रोकने के लिए। अब इस केस में क्या होता है, सेक्शन 163 में ये सेक्शन एनेबल करता है कंपनीज को अपने आर्टिकल में प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन का प्रोविजन डाल सकते हैं, लेकिन ये मैंडेटरी नहीं है। कंपनी की मर्जी है कि वो ऐसा प्रोविजन इंक्लूड करें कि नहीं। अब ये 163, एक मिनट रुक जाओ दोस्तों, मैं आपको 163 का भी बता देता हूँ।
ये ना इन्होंने इन्होंने आरसीडी की बुक में चनाचूर किया हुआ है बिल्कुल। अब ये क्वेश्चन ये पूछ लेंगे, आंसर इनको भी नहीं पता इन्होंने क्या लिखा हुआ है। पर दोस्तों ये रट के जरूर जाना, 275 पेज नंबर। बस अंदर से आवाज आ गई है कि ये क्वेश्चन सीधा बन रहा है इस बारी। 163। हाँ, सेक्शन 163 है, ऑप्शन टू अडॉप्ट प्रिंसिपल फॉर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स। 163 खोल लेते हैं सर हम। हाँ, इसके अंदर ये है कि वो अपने आर्टिकल्स के अंदर, हाँ, सेक्शन 163 के अंदर लिखा हुआ है, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन दिस एक्ट एंड आर्टिकल ऑफ द कंपनी मे प्रोवाइड फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ नॉट लेस देन 2/3 ऑफ टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी इन अकॉर्डेंस विद द प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। ये मैं आपको थोड़ा सा ना यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। सेक्शन 163 की थोड़ा डीप में चलते हैं सर। ठीक है, पहले तो इसका बेयर सेक्शन लेते हैं एमसीए की साइड से। एमसीए थोड़ा सा इस पे टाइम लगाएंगे सर, मेरे को पता है आपका टाइम थोड़ा जरूरी है, पर ये चैप्टर थोड़ा जरूरी है सर। एक्ट्स एंड रूल्स, ये क्लियर हो गया ना, काम सारा सेट हो जाएगा। ये रहा सर। ठीक है जी, इसको हम यहाँ से पढ़ते हैं। भले ही इस एक्ट में कुछ भी लिखा हो, एक कंपनी के आर्टिकल्स ये प्रोवाइड कर सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर कम से कम 2/3 प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन के प्रिंसिपल के हिसाब से अपॉइंट किए जाएंगे। ठीक है, ये अपॉइंटमेंट सिंगल ट्रांसफरेबल वोट से, क्यूमुलेटिव वोटिंग सिस्टम से या किसी और तरीके से किया जा सकता है, और ये अपॉइंटमेंट हर 3 साल में एक बार की जाएंगी। ऐसे डायरेक्टर को कैजुअल वैकेंसी अंडर सेक्शन 61 के मुताबिक फिल किया जाएगा। हम्म, तो इसके अंदर इन्होंने ये कहा है सर, अरे कहाँ चला गया, notwithstanding anything contained in this article of the company may provide for appointment of not less than 2/3 of the company total number of directors of the company in accordance with the principle of a single vote may be once in a 3 year। ठीक है, जो आपके कंपनी के अंदर डायरेक्टर्स अपॉइंट किए जाएंगे उसका एक हम एनेबलिंग प्रोविजन डाल देते हैं हमने आर्टिकल्स के अंदर कि आपके 2/3 की प्रोपोर्शन में किए जाएंगे। और ये जो 2/3 में आप इसको अपॉइंट करोगे ना सर, हर 3 साल के अंदर आप इन कैजुअल वैकेंसीज को दोबारा फिल करोगे, हर 3 साल के अंदर। ठीक है, एवरी 3 ईयर इनको दोबारा आप फिल करोगे। तो ये इसके अंदर था कि हर 3 साल बाद, मतलब आप हर 3 साल बाद 2/3 ऑफ द बोर्ड कंपोजिशन रिवाइज कर सकते हो। क्रक्स ये है कि हर 3 साल बाद आप 2/3 ऑफ द बोर्ड का कंपोजिशन रिवाइज कर सकते हो, इतनी सी बात है। अब इस क्वेश्चन का इन्होंने इसमें ये पूछा हुआ है, क्वेश्चन नंबर इसके अंदर सच प्रोविजन। तो अब इसके अंदर एनसीएलटी ने क्या किया था कि इस जो प्रोविजंस के खिलाफ था ना, देखो मैं आपको यहाँ पे वापस लेके चलता हूँ केस में, यहाँ था ट्रिब्यूनल का कैरेक्टराइजेशन ऑपरेसिव और प्रिजुडिशियल होने का सही नहीं लगता जब आर्टिकल्स को चैलेंज करना ऑलरेडी गिव अप कर दिया गया है। ट्रिब्यूनल के पास ये पावर नहीं होती, हाँ ठीक है। आर्टिकल 121 और 104 भी कंपनी के आर्टिकल्स का हिस्सा हैं और उन्हें प्रॉपरली अमेंड करने के लिए शेयर होल्डर का अप्रूवल चाहिए। ट्रिब्यूनल के पास ये पावर नहीं होती कि वो डायरेक्टली ऐसे प्रोविजन को नलीफाई
कर सके बिना ड्यू प्रोसेस को फॉलो किए। एनसीएलटी ने देखो टाटा सन्स ने अपने आर्टिकल्स के अंदर एक प्रोविजन डाला एज पर सेक्शन 163 कि हम बोर्ड का कॉम्पोजिशन 2/3 कॉम्पोजिशन ऑफ द बोर्ड हर 3 साल बाद रिवाइज करेंगे, ठीक है ना, हर 3 साल बाद रिवाइज करेंगे। अब एनसीएलटी ने उनके इस प्रोविजन को नलीफाई कर दिया, और आर्टिकल का कोई भी प्रोविजन नलीफाई सिर्फ और सिर्फ शेयर होल्डर के डिसीजन से हो सकता है, एनसीएलटी की पावर ये नहीं है। तो यहाँ पे इसके अंदर हमको यही बताया गया कि ट्रिब्यूनल का डायरेक्शन आरएनटी और नॉमिनेट डायरेक्टर को प्रैक्टिकली आर्टिकल का इफेक्ट नलीफाई करना आर्टिकल 75 के पावर को टिंकर करने के बराबर है, जो अनसस्टेनेबल है। एनसीएलटी का ये डिसीजन ठीक नहीं है कि आप उसके आर्टिकल के प्रोविजन को नलीफाई कर दो, ठीक है ना। दो 242 का पावर देता है रिलीफ प्रोवाइड करने का, लेकिन ये पावर प्रोपोर्शनेट और जस्ट होना चाहिए। जो रिलीफ एनसीएलटी ने ग्रांट किया वो लॉ के कॉन्ट्रेरी है। इस तरह से एनसीएलटी का डिसीजन के अफर्मेटिव वोटिंग राइट्स और प्रेशर और प्रिजुडिशियल हैं, जस्टिफाई नहीं करता जब चैलेंज गिव अप किया जा चुका हो, और आरएनटी और नॉमिनी डायरेक्टर्स को डायरेक्शन देकर प्रैक्टिकली आर्टिकल्स का इफेक्ट नलीफाई करना भी अनसस्टेनेबल है। तो आई होप आपको यहाँ पे बात समझ में आ गई। ये जो हमारा था कि जो आर्टिकल्स का जो इन्होंने आर्टिकल 104 बी और 121 जो टाटा सन्स के उसके अंदर आर्टिकल में लिखा हुआ था कि वो अपने डायरेक्टर्स को रिवाइज करेंगे हर 3 साल बाद, उसको उन्होंने नलीफाई कर दिया। तो यहाँ पे उन्होंने इसका आंसर दिया कि इसका जो एनसीएलटी ने ये काम किया 250 जो उनका 163 वो एक एनेबलिंग प्रोविजन था, उसको ठीक करने का राइट सिर्फ शेयर होल्डर्स के पास था। एनसीएलटी ने ड्यू प्रोसेस फॉलो नहीं किया और उसको नलीफाई कर दिया। ये एनसीएलटी का डिसीजन गलत है, ठीक है सर। वेदर द ये क्वेश्चन बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है सर। ये देखो इन्होंने कहीं से भी क्वेश्चन उठा के कुछ भी पूछा हुआ है। अभी क्वेश्चन इन्होंने कहीं से भी उठा के कुछ भी पूछा हुआ है, ये पेपर में आ जाए तो बंदे की हालत टाइट हो जाए सर। वेदर द रिकन्वर्जन ऑफ टाटा सन्स फ्रॉम private company to private company public company to a private company required the necessary approval under section 14 or at least the action under section 43A4 of the Companies Act 1956 during the period from 2000 2013. NCLT was completely wrong in holding as though Tata Son in convenience with the registrar of company did something clandestinely contrary to the procedure established by law. The request made by Tata Son and action taken by ROC to amend the certificate on were perfectly in order. अब ये फिर उन्होंने कुछ क्वेश्चन कुछ पूछा, आंसर कुछ दे रहे हैं भाई। आईसीएसआई ना कभी कभी, आई डोंट वांट टू से एनीथिंग इन द सोशल प्लेटफॉर्म, बट इसकी ड्राफ्टिंग में बड़ी गड़बड़ है और क्वेश्चन उठा के दे देंगे पेपर में, बच्चा क्या करेगा यार। और ये आपको किसी कहीं किसी लेक्चर में भी किसी ने कवर नहीं किया, इस क्वेश्चन को कोई छूता भी नहीं है। इफ यू आस्क मी ना, मैंने बहुत सारे मैराथन देखे यूट्यूब के ऊपर, बहुत सारी क्लासेस देखी आरसीडी की, इसको क्वेश्चन को कोई छूता ही नहीं है। यहाँ तक तो कोई पहुंचता ही नहीं सर। ऊपर ऊपर से सबको आपको कॉन्सेप्ट पढ़ा देंगे, इतने दिन में अपील करो, ये करो वो करो। इट्स ऑल स्कैम सर। आपको ये पढ़ना है, क्वेश्चन आता है आईसीएसई क्वेश्चन पूछता है ऐसा मॉड्यूल में से, बताओ बच्चा क्या करे यार, बच्चे की थोड़ी गलती है। हाँ ये देखो, एनसीएलटी हेल्ड दैट टाटा सन्स रिकन, अबे मैंने इंग्लिश लिख के दिया था, इसने फिर नहीं कन्वर्ट करके दिया। कन्वर्ट टू इंग्लिश। अब हमको एआई को भी समझ नहीं आ रहा आईसीएसई क्या कहना चाह रहा है सर। वाओ। हाँ, क्या टाटा सन्स का पब्लिक कंपनी से प्राइवेट कंपनी में रिकन्वर्शन करने के लिए जरूरी अप्रूवल चाहिए था अंडर सेक्शन 14 ऑफ कंपनीज एक्ट, या कम से कम एक्शन अंडर 43 ऑफ कंपनीज एक्ट 1956? एनसीएलटी बिल्कुल गलत था कि ये होल्ड करते हुए कि टाटा सन ने आरओसी के साथ मिलकर कानून के एस्टेब्लिश प्रोसीजर के खिलाफ कुछ क्लैंडेस्टाइन किया। अब ये क्लैंडेस्टाइन क्या है, यही तो सीखने के लिए मैंने यार इसमें डाला था, इसने इसी का मतलब नहीं बताया क्या होता है। क्या होता है भाई क्लैंडेस्टाइन, किसी को पता हो दोस्तों कमेंट में बताओ क्लैंडेस्टाइन क्या होता है। गुप्त या छुपावा, ये टर्म एक्शन या एक्टिविटीज के लिए यूज होता है जो सीक्रेटिव या हिडन मैनर में किए जा सकते हैं और जिनके बारे में लोगों को पता नहीं होता। तो यहाँ पे एनसीएलटी ये कह रहा था कि टाटा सन ने आरओसी के साथ मिलकर कुछ गुप्त या कुछ छुपा हुआ किया है प्रोसीजर को फॉलो करने में, ठीक है, और जिससे कि उसका वो सर्टिफिकेट जो है इनकॉर्पोरेशन उसको मिल गया है। लेकिन यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि टाटा सन्स के द्वारा किया गया रिक्वेस्ट और आरओसी के द्वारा सर्टिफिकेट ऑफ इनफॉर्मेशन अमेंड करने का एक्शन परफेक्टली इन ऑर्डर था। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एनसीएलटी जो है वो गलत कह रहा है, टाटा सन ने बिल्कुल ड्यू प्रोसीजर ऑफ लॉ फॉलो किया है। अब बताओ इसको समझ के बंदा क्या पहुंचाए यार। अभी क्लैंडेस्टिनली का मतलब क्या था यार। चलो कोई नहीं,
लेट्स मूव। दोस्तों इसके बाद ये जो चैप्टर 8 है इसके अंदर डायरेक्टर्स की कुछ फिड्यूशियरी ड्यूटीज के ऊपर कुछ केस स्टडीज दी हुई हैं, सब फॉरेन की केस स्टडीज हैं। इनके अंदर इन्होंने काफी कुछ मतलब लिखा तो हुआ है, मैंने इसको पढ़ के भी देखा था, बट इनकी जो लैंग्वेज है ना दैट इज सो मच ऑफ क्लटर्ड, तो मैंने इसको सिंपल इंग्लिश के अंदर पॉइंट वाइज इसको मैंने लिख दिया है। पर क्योंकि हमको ये थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना भी जरूरी है, क्योंकि आज तक पेपर में क्वेश्चन आया नहीं है इससे। ये जो फॉरेन वाली केस स्टडीज हैं चार पांच, इनसे कभी क्वेश्चन आया नहीं, पर इनसे क्वेश्चन आ सकता है। तो हम इसको एक बार देख लेंगे। आंसर फॉर्मेट सर मैंने यहाँ पे लिख दिया, 5 मार्क्स का जो आप आंसर लिखेंगे वो आपको ये लिखना है जो मैंने यहाँ पे लिख के दिया हुआ है, ये आप आंसर लिखेंगे। लेकिन इसको समझने के लिए हम इसको हिंदी में भी समझ लेंगे। ठीक है सर। सबसे पहला जो हमारा केस है दैट इज केयर मार्क इंटरनेशनल इंक डेरिवेटिव्स लिटिगेशंस। Caremark standard established by Delaware Court of Chancery in 1996, directors' liability for failure to oversee corporate governance requires a sustained or systematic failure to exercise oversight. Citation group case: plaintiffs alleged Citigroup director failed to monitor and manage risk for subprime mortgage securities. Alleged red flags were primarily based on the press reports and market warnings. Court's ruling: claims were dismissed, reaffirmed the extremely high burden for proving directors' personal liability for failure to monitor business risks. Lack of good faith must be established for liability requiring evidence of system oversight failure. दोस्तों आपको ये एक बार पढ़ने से समझ नहीं आएगा, अगर हम इसको मॉड्यूल में भी देखें ना, ये सब प्राइम मॉर्गेज बाय इग्नोरिंग रेड फ्लैग्स, अभी इसके अंदर इन्होंने हमको काफी कुछ बताया कि इनको रेड फ्लैग्स इनको इग्नोर कर दिए, इस वजह से उनका फेलियर हो गया। पर इन्होंने कहीं भी ये नहीं बताया कि रेड फ्लैग क्या चीज है। ठीक है सर। इन्होंने मतलब ऊपर ऊपर से केस बता दिया। तो मैंने एक छोटा सा इसमें एक एक्सपेरिमेंट किया है सर, आप इसको इस तरह से इसको समझ सकते हैं। गोल्डमैन सैच क्रक्स इन हिंदी डायरेक्टर, हाँ ये रहा सर। इसकी मैंने समरी एक इंग्लिश में बनाई केयर मार्क वाले केस की, हम इसको सुनते हैं एक बारी। In re Caremark International Inc. Derivative Litigation, 1906 का judgment, Delaware Court of Chancery ने दिया था, जिसमें यह कहा गया कि डायरेक्टर्स को लिएबिलिटी तभी हो सकती है जब उन्होंने कॉर्पोरेट ऑपरेशंस को मॉनिटर करने में सस्टेन्ड या सिस्टेमिक फेलियर दिखाया हो। 2009 की In re Citigroup Inc. shareholder derivative litigation case में plaintiffs ने Citigroup की directors पर fiduciary duty तोड़ने का आरोप लगाया था, कहकर कि उन्होंने सबप्राइम मॉर्गेज सिक्योरिटीज के बिजनेस रिस्क को सही से मॉनिटर नहीं किया और रेड फ्लैग्स को इग्नोर किया, जो प्रेस रिपोर्ट्स और क्रेडिट मार्केट्स की वर्सनिंग कंडीशंस की इंडिकेशंस था। कोर्ट ने इस क्लेम को डिसमिस कर दिया और रीअफर्म किया कि डायरेक्टर लायबिलिटी के लिए प्लेंटिफ्स पर एक्सट्रीमली हाई बर्डन होता है। ये तभी प्रूव हो सकता है जब ओवरसाइट में एक सस्टेन्ड और सिस्टेमिक फेलियर हो जो गुड फेथ की कमी को दिखाता है। इन शॉर्ट, डायरेक्टर्स को तभी लायबल माना जा सकता है जब उनका ओवरसाइट में जानबूझकर नेग्लिजेंस या बैड फेथ हो। तो इसका क्रक्स ये है सर, इसका क्रक्स ये है। डायरेक्टर्स तभी लायबल होते हैं जब वो जानबूझकर या सिस्टमैटिकली अपनी ओवरसाइट ड्यूटीज फेल करें। Caremark ने एस्टैब्लिश किया कि fiduciary duties तोड़ने के लिए plaintiffs को sustained या systemic failure prove करना पड़ता है। Citigroup case में कोर्ट ने क्लैरिफाई किया कि रेड फ्लैग्स को इग्नोर करने की क्लेम्स बिना सब्सटैंशियल एविडेंस के डिसमिस होंगी। लायबिलिटी तभी होगी जब गुड फेथ की कमी और कॉन्शियस नेग्लिजेंस दिखाई जाए। तो इस केस के अंदर बेसिकली क्या हुआ, जो डायरेक्टर्स थे ना उनका कंपनी का कॉर्पोरेट गवर्नेंस फेलियर हो गया। अब इसके अंदर जो कॉर्पोरेट कंप्लायंस का जो फेलियर हुआ, इसमें कोर्ट ने ये कहा कि आप हम इसको तभी फेलियर मानेंगे अगर वो सस्टेन्ड और सिस्टमेटिक फेलियर है, यानी लंबे टाइम तक अगर आपका फेलियर चला है तभी हम उसको फेलियर मानेंगे। अब इसके अंदर जो क्या कहते हैं प्लेंटिफ्स ने उसके ऊपर एलिगेशन लगाया कि इन्होंने रेड फ्लैग्स को इग्नोर कर दिया जो प्रेस और रिपोर्ट्स में आ रहे थे। तो कोर्ट ने ये कहा कि सिर्फ और सिर्फ ये कह देना कि इन्होंने रेड फ्लैग्स इग्नोर कर दिया इसीलिए फेलियर होगा, ये काफी नहीं है। ठीक है, वहां पे उनका एक लैक ऑफ गुड फेथ भी वहां पे होना चाहिए, और उसके अंदर जो क्या कहते हैं लैक ऑफ गुड फेथ मस्ट बी एस्टेब्लिश, कि उन्होंने जानबूझकर ऐसा किया और लंबे टाइम तक ऐसा किया, तभी हम ये मानेंगे कि इसमें डायरेक्टर्स को लाइबल ठहराया जा सकता है। तो मैंने इसका छोटा सा एक हिंदी में क्रक्स लिख दिया है। ठीक है सर। आपको इसमें मेन वर्ड याद रखना है सिस्टमेटिक और सस्टेन्ड फेलियर। ठीक है, ये आपको पेपर में लिख के आना, एग्जामिनर यही पड़ेगा। केयर मार्क स्टैंडर्ड डायरेक्टर की लाइबिलिटी जब कॉर्पोरेट कंप्लायंस पे ओवरसाइट फेल होती है, सिस्टमेटिक सस्टेन्ड और सिस्टमेटिक फेलियर होना चाहिए। ठीक है सर, ऐसा नहीं कि एक बार हो गया, सिस्टमेटिक और सस्टेन्ड फेलियर होना चाहिए, तब मानेंगे हम डायरेक्टर की लाइबिलिटी। और इसके अंदर केस था प्लेंटिफ ने कहा साइटेशन ग्रुप के डायरेक्टर्स ने सब प्राइम मॉर्गेज रिस्क को मैनेज नहीं किया। रेड फ्लैग्स मेनली प्रेस रिपोर्ट और मार्केट वार्निंग्स थी। ठीक है,
इसके अंदर कोर्ट ने दिया कि क्लेम डिसमिस, कोर्ट ने सारी क्लेम डिसमिस कर दी। कोर्ट ने बोला एक्सट्रीमली हाई बर्डन है डायरेक्टर्स की लाइबिलिटी प्रूव करने का, लैक ऑफ गुड फेथ प्रूव करना जरूरी है। रेड फ्लैग्स इग्नोर किए ये प्रूव करना जरूरी नहीं है, लैक ऑफ गुड फेथ है ये प्रूव करना जरूरी है। तो आई होप आपको फर्स्ट केस यहाँ से क्लियर हो गया। नेक्स्ट केस था हमारा इसके अंदर गोल्डमैन सैच ग्रुप इंक शेयर होल्डर्स लिटिगेशन केस ओवरव्यू। In Goldman Sachs Inc. shareholder litigation, plaintiff alleged director oversight failure to in excessive risk taking and reputational damage. इसमें मेन कंप्लेंट ही थी गोल्डमैन पे सिस्टम एनकरेज मैनेजर्स टू टेक बिग रिस्क। ठीक है, द बेनिफिट्स वेंट टू मैनेजर बट द रिस्क हर्ट शेयर होल्डर्स। Court decision, the claim were dismissed because there were no clear warnings, red flags. The court said companies are allowed to make business decisions without being second guessed unless there is evidence of serious failure or wrong doing. इसको भी सर एक बार ही समझ लेते हैं, फिर मैं आपको इसका क्रक्स बताता हूँ। ये रहा गोल्डमैन सैच वाला केस, ये मैंने आपके लिए पहले से ही तैयार करके रख दिया। Summary in English: Goldman Sachs shareholder litigation. Me, Courtney directors के खिलाफ allegations को dismiss किया। Plaintiffs ने कहा था कि बोर्ड ने excessive risk taking और client interests के against risk hedging को सही तरह oversee नहीं किया और compensation structure management को risky investments के लिए incentivize करता था, जिसका नुकसान shareholders को होता था। कोर्ट ने कहा कि जब तक रेड फ्लैग्स नहीं होते, कंपनी की रिस्क इवैल्यूएशन डिसीजंस बिजनेस जजमेंट रूल की अंडर प्रोटेक्टेड होते हैं और जजेस इन्हें सेकंड गेस नहीं करेंगे। ये वाला थोड़ा मैं आपको एक और थोड़ा इसको डिटेल में समझा देता हूँ। इसका मैंने एक डिटेल वर्जन बना दिया। Elaboration in simple Hindi. Goldman Sachs shareholder litigation Leland. की केस में plaintiffs नी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पर यह आरोप लगाए कि उन्होंने उन्होंने अपनी अपने फिड्यूशियरी फिड्यूशियल ड्यूटीज ड्यूटीज को को सही सही तरह तरह से निभाया नहीं। निभाया नहीं। ठीक है जी। उन्होंने कहा कि कंपनी के डायरेक्टर्स ने सब प्राइम मॉर्गेज सिक्योरिटीज मार्केट में हो रहे ज्यादा रिस्क को प्रॉपरली ओवरसी नहीं किया। ये भी कहा गया कि डायरेक्टर्स की डिसीजंस और कॉम्पेंसेशन स्ट्रक्चर ने मैनेजमेंट को और ज्यादा रिस्क लेने के लिए इंसेंटिवाइज किया, जिससे इसके अंदर बेसिकली ये कह रहे हैं कि जो गोल्डमैन सैच कंपनी थी, इसके जो मैनेजर्स थे, उन्होंने कंपनी के जो सिक्योरिटीज के अंदर इन्वेस्ट करने का डिसीजन ले लिया। और उसके अंदर वो जो थे ना मॉर्गेज सिक्योरिटीज वाले, उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे थे वो। और जो वो इन्वेस्टमेंट कर रहे थे उससे मैनेजर्स को तो फायदा हो रहा था, पर उससे शेयर होल्डर्स को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा था। तो इसके अंदर कोर्ट ने ये कहा कि जो ये जो आपका इसके अंदर हुआ है, इसके अंदर हमको पहले सबसे पहले तो इसके अंदर रेड फ्लैग्स होने चाहिए। रेड फ्लैग्स का मतलब देखो, एक बार किसी ने इन्वेस्टमेंट करी, उससे थोड़ा बहुत नुकसान हो गया, तो दिस कैन नॉट बी हेल्ड कि आप डायरेक्टर को उसके फिड्यूशरी ड्यूटी ब्रीच करने के लिए लाइबल कर दोगे ना। एक आध बार तो नुकसान हो ही सकता है। अगर उसके अंदर आपके रेड फ्लैग्स कहीं से स्टैब्लिश हो रहे हैं, फ्रॉम समवेयर रेड फ्लैग्स आर एस्टैब्लिश, कि कहीं ना कहीं से आपके रेड फ्लैग्स आ रहे हैं। रेड फ्लैग्स इन्होंने इसके अंदर डिफाइन नहीं किया, मैं फिर भी आपको बता देता हूँ कि जैसे मान लो कि कहीं पे आपके क्या कहते हैं कंसिस्टेंटली आपके कहीं ना कहीं आपकी कंपनी की रेपुटेशन खराब होना, दैट इज रेड फ्लैग। मान लो एक कंपनी एक गलत डिसीजन ले जा रही है, ले जा रही है, ले जा रही है, अब उससे उसका ओवरऑल शेयर प्राइस भी गिर रहा है, ओवरऑल उसकी रेपुटेशन भी डैमेज हो रही है। ठीक है, ओवरऑल जो है उस कंपनी की फंक्शनिंग पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ रहा है, तो ये रेड फ्लैग्स होते हैं कुछ। तो इस केस में ये था कि एक बार डिसीजन गलत होना डज नॉट मीन कि आप डायरेक्टर को लाइबल ठहरा दोगे, अनलेस एंड अदरवाइज आपके उसमें रेड फ्लैग्स दिखाए गए हो। तो गोल्डमैन सैच वाले केस में क्या हुआ कि एक बार उन्होंने ऐसी इन्वेस्टमेंट्स की जिससे कि डायरेक्टर्स को फायदा हुआ और शेयर होल्डर्स को नुकसान हो गया। तो कोर्ट ने ये कहा कि एक बारी की एक्टिविटी से कुछ नहीं होगा, आपकी केस में रेड फ्लैग्स तो शो हुए ही नहीं। तो लास्ट के अंदर इसके अंदर जो इन्होंने जजमेंट दी, दैट वाज कि द क्लेम्स वर डिसमिस्ड बिकॉज़ देयर वर नो क्लियर वार्निंग्स एंड रेड फ्लैग्स। द कोर्ट सेड companies are allowed to make business decisions without being second guessed unless there is evidence of serious failure or wrongdoing। कि जब तक कोई सीरियस फेलियर या कोई रॉन्ग डूइंग नहीं होती, तब तक कंपनी के डिसीजंस में कोर्ट इंटरफेयर नहीं करेगा। तो दोस्तों इसकी एक छोटी सी समरी मैंने नीचे ये लिख दी है कि गोल्डमैन सैच का पे सिस्टम मैनेजर्स को रिस्की डिसीजन लेने के लिए एनकरेज करता था, जिसका नुकसान शेयर होल्डर को होता था। ठीक है, कोर्ट ने बोला कि कोई क्लियर वार्निंग साइन रेड फ्लैग्स नहीं थी, बिजनेस डिसीजन को सेकंड गेस नहीं किया जा सकता अनलेस सीरियस फेलियर या रॉन्ग डूइंग का प्रूफ हो। ठीक है, कोर्ट रूलिंग क्लेम सारी डिसमिस हुई। तो आई होप आपको दो केस यहाँ से बिल्कुल क्लियर समझ में आ गए। दोस्तों ये वाले केस किसी ने टच भी नहीं किए। आप ये यूट्यूब पे मैराथन देख लो, ये वाले केसेस किसी ने टच भी नहीं किए सर, इसको छुआ भी नहीं किसी ने। पर ये पेपर में आ सकते हैं, ये कभी पूछे भी नहीं आज तक आईसीएसआई ने, तो हम कुछ कर इसमें आ सकते हैं पेपर में। नेक्स्ट इज ये वाला जो पैराग्राफ है, ये दो केसेस का कॉम्बो है। ये दोनों केसेस हैं ओका ओका ओक्लाहोमा फायर फाइटर्स पेंशन रिटायरमेंट सिस्टम
और सिटी ऑफ बर्मिंघम रिटायरमेंट एंड रिलीफ सिस्टम वर्सेस गुड। इसके अंदर ये हेल्ड हुआ था कि डायरेक्टर कैन बी ओनली हेल्ड रिस्पॉन्सिबल इफ नोइंगली इग्नोर्ड द क्लियर वार्निंग रेड फ्लैग्स एंड एक्टेड अगेंस्ट द कंपनीज बेस्ट इंटरेस्ट। कि अगर डायरेक्टर ने जानबूझ के सारे रेड फ्लैग्स इग्नोर किए और कंपनी के इंटरेस्ट के खिलाफ काम किया, तभी उसको रिस्पॉन्सिबल ठहरा सकते हैं आप। अगर डायरेक्टर से एक बार कुछ ऐसा डिसीजन हो गया, ठीक है, और उसने क्या कहते हैं, रेड फ्लैग्स को, मतलब एक बार उससे कोई छोटी मोटी गलती होगी, तो आप उसको ये नहीं कह सकते कि डायरेक्टर ने अपनी फिड्यूशियरी ड्यूटीज को ब्रीच किया, अनलेस उसने रेड फ्लैग्स को इग्नोर किया और कंपनी के इंटरेस्ट के खिलाफ काम किया। ये इसमें लिखा हुआ है। सिटी ऑफ बर्मिंघम रिटायरमेंट एंड रिलीफ सिस्टम वर्सेस गुड, द कोर्ट फाउंड ड्यूक एनर्जी डायरेक्टर्स नॉट लाइबल फॉर द डैन रिवर पॉल्यूशन बिकॉज there was no proof they intentionally broke the law and ignored it on the purpose. A dissenting judge believed that there were enough facts to suggest Duke knowingly violated the law, expecting leniency from the regulator. इसको मैंने नीचे हिंदी में भी लिखा सर। ओक्लाहोमा में कहा था डायरेक्टर्स को तब तक लाइबिलिटी नहीं होगी जब तक उन्होंने नोइंगली क्लियर वार्निंग रेड फ्लैग को इग्नोर ना किया हो और कंपनी के बेस्ट इंटरेस्ट के अगेंस्ट काम किया हो। डायरेक्टर को जब तक इंटेंशनल रॉन्ग डूइंग या नेग्लिजेंस प्रूव नहीं होती, तब तक वो लाइबल नहीं होता। ठीक है जी। नेक्स्ट इज बर्मिंघम रिटायरमेंट सिस्टम वर्सेस गुड वाले में ड्यूक एनर्जी के डायरेक्टर्स को लाइबिलिटी नहीं मिली क्योंकि कोई प्रूफ नहीं था कि उन्होंने जानबूझकर कानून तोड़ा या इग्नोर किया। डिसेंटिंग ओपिनियन, जज ने कहा कि फैक्ट सजेस्ट करते हैं कि ड्यूक ने जानबूझकर कानून तोड़ा। डायरेक्टर को लाइबिलिटी से बचाने के लिए प्रूफ होना जरूरी है कि उन्होंने इंटेंशनली रॉन्ग डूइंग नहीं किया। ठीक है सर। नेक्स्ट इज इन आर ई वेल्स फार्गो कंपनी शेयर होल्डर्स डेरिवेटिव लिटिगेशन। ये वाला केस आ सकता है सर पेपर में, ये डेरिवेटिव लिटिगेशन, ये वाला ना, ये रीवेल फार्गो वाला, ये पूछा इन्होंने, ये आ सकता है। तो इसका मैंने एक छोटा सा आपके लिए छोटा सा समरी बना के रखा है। रीवेल फार्गो, हाँ ये रहा रीवेल फार्गो वाला। इसको यहाँ से हम सुनते हैं सर। Simple hit answer in points. 1. Case details. In re Wells Fargo and Company shareholder derivative litigation, 2017, California court ni Delaware law ki under case Suna. 2. Red flags kamada. Plaintiffs niye argue kiya ki Wells Fargo ki directors ko parada yo unhoni John Bujkar nazarandas kiya ki employees customers ke bina consent ki millions of deposit or credit card accounts create karahe the. Court ni defendants ki explanation ko reject kiya जो रेड फ्लैग्स को छोटी बात कहकर समझाना चाहते थे। 3. कोर्ट का ऑब्जर्वेशन। कोर्ट ने कहा कि एक अलग अलग देखने के कलेक्टिवली देखना जरूरी है। ये कलेक्टिवली दिखाता है कि डायरेक्टर्स ने अपनी फिड्यूशियरी ड्यूटीज जानबूझकर नजरअंदाज की दी। 4. जजमेंट। कोर्ट ने कंक्लूड किया कि बेसिस पर डायरेक्टर्स के अगेंस्ट ओवरसाइट लायबिलिटी होने की संभावना है। 5. लेसन फॉर कंपनीज। केयरमार्क डॉक्ट्रिन की प्रोटेक्शन के बावजूद अगर डायरेक्टर्स रेड फ्लैग्स को इग्नोर करते हैं तो अकाउंटेबिलिटी हो सकती है। कंपनीज को प्रूडेंट और रीजनेबल रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसीज फॉलो करनी चाहिए, न कि मिनिमम रिक्वायरमेंट्स पर डिपेंड करना चाहिए। तो दोस्तों मैं आपको इसको फिर से एक बारी बता देता हूँ। अब चलते हैं, हमने आंसर ड्राफ्ट किया हुआ है। That is, the court denied the dismissal of claim because plaintiff presented many red flags suggesting Wells Fargo directors ignored or failed to address the widespread illegal account creation by the employees. उसके एम्प्लॉयज जो थे वो बहुत सारे इलीगल अकाउंट्स क्रिएट कर रहे थे, तो ये क्लियरली रेड फ्लैग्स थे। अब इनके डायरेक्टर ने इन रेड फ्लैग्स को इग्नोर कर दिया। ठीक है। द कोर्ट एम्फेसाइज लुकिंग एट द रेड फ्लैग्स कलेक्टिवली बट नॉट इन आइसोलेशन टू कंक्लूड डायरेक्टर्स कॉन्शियसली डिसरिगार्डेड देयर फिड्यूशियरी ड्यूटीज। यानी कि एक आध रेड फ्लैग इग्नोर किया शैल नॉट बी कंसीडर। अगर उन्होंने क्या कहते हैं, एज अ होल कलेक्टिवली, अब उनके सारे ही एम्प्लॉइज किए जा रहे थे, तो तब भी डायरेक्टर इग्नोर कर रहा है, तो ये तो बात ठीक नहीं है ना। तो कोर्ट एम्फेसाइज लुकिंग एट रेड फ्लैग्स कलेक्टिवली नॉट इन आइसोलेशन टू द कंक्लूड डायरेक्टर्स कॉन्शियसली डिसरिगार्डेड देयर fiduciary duties. Key lessons: director are strongly protected under the business judgment rule, but ignoring clear and significant red flags can lead to liability. Board must ensure robust oversight and risk management practices. ये तो हमने लिखना है इसका आंसर। इसकी हिंदी में मैंने छोटी सी समरी लिखी हुई है नीचे। ये रहा सर रीवेल फार्गो वाला। वेल फार्गो के डायरेक्टर पे एलिगेशन थी कि उन्होंने एम्प्लॉइज के इलीगल अकाउंट क्रिएशन को इग्नोर किया। कोर्ट ने रेड फ्लैग्स को इंडिविजुअली नहीं बल्कि कलेक्टिवली देखा। कोर्ट ने बोला रेड फ्लैग को इग्नोर करना फिड्यूशियरी ड्यूटीज के वायलेशन को सजेस्ट करता है। डायरेक्टर्स को बिजनेस जजमेंट रूल से प्रोटेक्शन मिलती है, लेकिन अगर क्लियर और सिग्निफिकेंट रेड फ्लैग्स इग्नोर किए जाएं तो लाइबिलिटी हो सकती है। तो दोस्तों आई होप आपको ये यहाँ से बिल्कुल समझ आया होगा। ये मैंने नीचे पूरा का पूरा चार्ट दिया है हिंदी में,
क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड इन्होंने दिया हुआ है इसके अंदर लैंग्वेज। मैंने कोशिश किया है इसको सिंपल और क्रक्स पॉइंट्स के अंदर लिखने का, तो आप इसको डायरेक्टली यहाँ से याद करके पेपर में ऐसी पॉइंट वाइज आंसर आप लिख सकते हैं। और समझने के लिए मैंने इसके नीचे छोटा सा टेबल बना दिया हिंदी में। तो आई होप आपको ये यहाँ तक बहुत पसंद आया होगा। नेक्स्ट इज केस स्टडी बीपी डीप वाटर ऑयल स्पिल। ये दिसंबर 2023 के अंदर केस स्टडी आई थी। इसमें क्या हुआ था कि ऑन अप्रैल 2010 बीपी's ऑफशोर ड्रिलिंग रिग एक्सप्लोडेड due to blowout, killing 11 people and causing a massive oil spill in the Gulf of Mexico. The spill lasted for 87 days and became the largest in US waters, severely damaging the economy and coastlines of the region. इनकी एक ऑफशोर ड्रिलिंग यूनिट थी, वो एक्सप्लोड होगी, जिससे कि 11 लोगों की मौत होगी। ऑयल स्पिल थी बेसिकली, ऑयल स्पिल यार जिसमें तेल खोद के निकालते हैं। previous history, this was not BP's first major incident. In 2005, a deadly explosion occurred at a Texas refinery, highlighting issues like poor safety culture, inadequate early warning system, lack of training, and poor oversight from senior management. यानी कि जो बीपी ऑयल स्पिल था, ये कोई ऐसा नहीं था कि इसका पहली बार एक्सप्लोड हुआ, ये पहले भी हरकतें कर चुका था। टेक्सास में इनकी एक और रिफाइनरी थी, वहां पे भी इन्होंने उसको अच्छे से मेंटेन नहीं किया, तो वहां पे भी एक पहले एक्सप्लोजन हुआ था 2005 में। इनकी जो सीनियर मैनेजमेंट थी वो बड़ी खराब है। Failure to address the issue. Despite previous explosion, BP's board and senior management had not addressed these safety and risk management issues by the time 2010 spill occurred. 2010 की स्पिल तक भी इन्होंने वो ठीक नहीं किया। इनको जब 2005 में पता लग गया था कि हमारे जो ऑयल ऑयल स्पिल्स हैं वो खराब हैं, या उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ है, सेफ्टी में प्रॉब्लम है, इन्होंने तब भी उसको ठीक नहीं समझा। BP's 2010 accident report revealed that critical safety and risk system were still not in place. Outcome: BP's failure to implement an effective risk management system led to disastrous consequences for both the company and environment. The company faced 10 billions of dollar in civil and criminal settlements. अब उनकी छोटी सी गलती से एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम उन्होंने ठीक से नहीं फॉलो किया, इसकी वजह से उसकी कंपनी को सिविल और क्रिमिनल सेटलमेंट्स को गुजरना पड़ा, और $10 बिलियन का उसके अंदर उनको नुकसान हुआ। BP's failure to learn from previous incidents and implement necessary safety measures led to catastrophic results. Proper risk management systems and board oversight are crucial for preventing such disasters. तो दोस्तों आई होप आपको यहाँ तक चैप्टर 8 जो है वो क्लियरली आपको यहाँ तक हो गया होगा। चैप्टर 8 की केस स्टडीज मत छोड़ के जाना सर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। सो नाउ नेक्स्ट इज चैप्टर 9 मिसरिप्रेजेंटेशन एंड माल प्रैक्टिसेस, सिविल एंड क्रिमिनल ट्रायल प्रोसीजर। ये सबसे बड़ा चैप्टर है। 65-66 केस स्टडीज है इसमें। 66 केस स्टडीज है। तो दोस्तों इसको नेक्स्ट पार्ट में कवर करते हैं। प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब करो दोस्तों चैनल को। इतना एग्जॉस्टिव कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा। आरसीडी के केसेस कहीं पे भी कवर नहीं किए गए सर, और ये बड़ा डिटेल्ड मैराथन है। तो प्लीज डू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब।